बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड को डिस्कस किया और उसके साथ उसके चेंज को हम लोगों ने देखा था कि अगर इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो तो FIFO मेथड से इन्वेंट्री लेवल हाई मिलेगा या वेटेड एवरेज से इन्वेंट्री लेवल हाई है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा या कम है तो उसका हमारे कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो ये कंपैरिजन भी साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, इन शॉर्ट अब उसकी जरा एक समरी में आप लोगों को बताता चलूं कि मोस्टली केसेस में वैसे इन्फ्लेशन हो रही होती है कि चीजें महंगी हो रही हैं, रॉ मटेरियल की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। जो हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व की थी उसके मुताबिक भी बिल्कुल ऐसे ही था कि हमारे पास ना इन्फ्लेशन हो रही थी कि जो रीसेंट परचेजेस थी ना वो सबसे महंगे दामों हम लोगों ने ली हुई थी, एक्सपेंसिव थी वो हमारे पास एज कंपेयर टू प्रीवियस परचेजेस एंड एज कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक। तो जब फाइफो मेथड की हम लोग बात करते हैं ना, तो फाइफो मेथड के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बिल्कुल रीसेंट परचेजेस में से रखा हुआ होता है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बिल्कुल रीसेंट परचेजेस, और इन्फ्लेशन के केस में रीसेंट परचेजेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है इन केस ऑफ फाइफो मेथड वो हायर होता है एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। अब जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं ना, तो सपोज अगर मैंने कुछ इन्वेंट्री आइटम परचेज किए हुए 50 रुपीज के मुताबिक, कुछ मैंने परचेज किए हुए हैं जो रीसेंट मेरी परचेजेस है वो 60 पर है। अगर मैं वेटेड एवरेज पे जाता हूं ना तो मैं 50 और 60 की एवरेज लूंगा, वो आ जाएगी 55। तो उसके मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय वो एवरेज रेट आ जाएगा। लेकिन फाइफो पे जाऊंगा तो क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय 60 करूंगा तो फाइफो से मुझे इन्वेंट्री लेवल हाई मिलेगा, जबकि वेटेड एवरेज से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम मिलती है, क्योंकि जैसी एवरेज रेट लेते हैं ना तो वो रीसेंट रेट से हमेशा कम वैल्यू देगा आपको। ऑल राइट। और हमने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। अब अगर फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो फाइफो में कॉस्ट ऑफ सेल कम हो। वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है तो वेटेड एवरेज के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ओके। अब हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास, स्टडी टेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 एग्जांपल नंबर 8। अच्छा देखिए, इससे पहले भी आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, उसकी एनआरवी की कैलकुलेशन, फिर उसको रिकॉर्ड कॉस्ट पे करूं या एनआरवी के ऊपर करूं, ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ कर आए हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसके ऊपर कुछ ज्यादा फोकस नहीं करती थी, इसीलिए वहां के क्वेश्चन थोड़े से इजी आपको मिलते थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही आप कॉस्ट में आती है चीजें वही हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर देता है। अब आपने एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना, अब आपने एट अ टाइम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना। और यहां पर देखें तो उसने आपसे यही कुछ कहा, एक्स वाज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फोर प्रोडक्ट्स, the related data for the year end December 31st 2003 is given below। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हमें बता दिए गए प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी के लिए, इनकी कॉस्ट के बारे में बताया और इनकी एनआरवी के बारे में बताया। तब हमने ये डिसाइड करना था विच एवर इज लोअर, तो ओपनिंग इन्वेंट्री उस अमाउंट के ऊपर चली जाएगी। जैसा कि अगर प्रोडक्ट ए की बात करें तो प्रोडक्ट ए की ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं आना हमारे पास, लेकिन को इस नंबर ऑफ यूनिट्स को वैल्यू कौन सी वैल्यू पे करेंगे, कॉस्ट के ऊपर करेंगे। प्रोडक्ट बी के लिए एनआरबी पे करेंगे, प्रोडक्ट सी के लिए जब इक्वल हो तो मतलब कॉस्ट पे ही चले जाते हैं, और और पहले से मौजूद भी वो कॉस्ट पे ही होता है तो उसको कॉस्ट पे ही रहने देंगे। और जब प्रोडक्ट डी के लिए जाएंगे तो ये इनकी ओपनिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यूज हैं हमारे पास। ये बात समझ आ गई। उसके बाद देखें प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ए बी सी डी के वो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बताए, साथ में इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, उसने वो हमें बता दी कि इस 50,000 यूनिट को बनाने के लिए जो हमें कॉस्ट पड़ी वो 400,000 है।
प्रोडक्ट बी के लिए 608,25,000 सी के लिए एंड 1.2 मिलियन डी के लिए। ये प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास आ गई। तो यहां से हमें ये भी पता चल सकता है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है। पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमिन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ए का एक यूनिट अगर बनाना है तो कॉस्ट कितनी पड़ी होगी हमें, 400,000 डिवाइडेड बाय 50, तो हमें 8 रुपए का एक यूनिट पड़ गया। ऑल राइट, ऐसे ही है ना, 80 है, 8 है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, इसी तरह से बाकी भी कर सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाइड सॉरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ जाएगी। यहां तक कोई इशू? नेक्स्ट देखें, अब वो कहते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट से क्या मुराद है? मींस दैट कि भाई जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करूंगा उनकी सेलिंग कॉस्ट ये आ रही है। अब मतलब ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे तो इसने चेंज हो जाना है, कम करेंगे तो इसने चेंज हो जाना है। तो हमने इसने इन टोटल हमें बताया कि मेरे पास जो सेलिंग कॉस्ट आई है प्रोडक्ट ए को सेल करने की वो 60,000 है। अब ये तो नहीं बताया ही नहीं है कि मैंने सेल कितने यूनिट्स किए हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि इसने नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने किए। वहां से पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट का पता चल सकता है हमें। प्रोडक्ट बी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही। हमें ये तो पता है कि 80,000 है, लेकिन भाई ये 80,000 60,000 यूनिट के लिए नहीं है जो हमने बनाए हैं, ये उन ओपनिंग के लिए नहीं है जो 15,000 हमारे पास ओपनिंग रखा हुआ था। सेलिंग कॉस्ट है तो सेलिंग कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ होता है, ना तो ओपनिंग स्टॉक के साथ, ना ही नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। ऑल राइट, बात क्लियर? फिर देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड उसने बता दिए थे, हमने क्लोजिंग फाइंड किए थे। आज क्या है, क्लोजिंग उसने बता दिए, तो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फाइंड कर सकते हैं कि हम लोगों ने प्रोडक्ट ए बी सी डी के कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए हैं। इस चीज का हमें आइडिया हो सकता है इससे। फिर क्या कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये सारे के सारे इन गुड कंडीशन नहीं है, इनमें से डैमेज भी हैं। अब अगर डैमेज है तो मतलब सारे अपनी कॉस्ट पे नहीं आए कि हमें एनआरवी की कैलकुलेशंस करनी है, और फिर ये भी देखना है कि उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड करें या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, तो आइटम बाय आइटम बेसिस हमें चलना पड़ेगा। कोई इशू? ये क्या टेबल समझ आ गया है सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट देखिए उसने क्या कहा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। कहता है कि जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मेथड यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ए और बी के लिए तो है हमारे पास वेटेड एवरेज, जबकि सी और डी के लिए हम लोग फाइफो मेथड यूज करते हैं। जबकि कहता है यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, कि अगर हम इसको मार्केट से परचेज करें तो हमें इतने इतने रुपीस का पड़ेगा एक यूनिट। अगर हम इसको सेल करें तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस ये है। सेलिंग प्राइस का पता चल गया, ऊपर से सेलिंग कॉस्ट का पता चल रहा है, ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वो यहां से हमें पता चल रही है। और यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट, मतलब गुड यूनिट के ऊपर ये वाली कॉस्ट नहीं आनी, जो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करने के ऊपर ये एक्सपेंस आ जाए। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको एनआरवी की कैलकुलेशन। क्या हमें एनआरवी की कैलकुलेशन कैसे करनी, तो एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए हमें मार्केट प्राइस की जरूरत नहीं होती, हमें किस चीज की जरूरत होती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और वो हमें दी है। तो एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने 10.5 नहीं लेना, हम लोगों ने जाकर 10 लेना है जिस पर हम उसको सेल कर रहे हैं। फिर इस 10 में से हम देखेंगे कि सेलिंग कॉस्ट कितनी आएगी, और 60,000 के मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे कि पर यूनिट हमारी सेलिंग कॉस्ट क्या आ रही है, वो इसमें से हम लोग लेस करेंगे। और जो यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर है वो भी सेलिंग कॉस्ट में से लेस होगी, तो हमारे पास एनआरबी की वैल्यू है। कोई इशू? ये बात क्लियर सब बच्चों को? अच्छा, फिर देखें, अब हर प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास आया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में, कहते हैं द कंपनी एस्टिमेट्स दैट द सेलिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10% इन
जनवरी 2004। अब देखिए हम लोग मौजूद हैं 31 दिसंबर 2003 में। तो हमारे पास जो सेलिंग कॉस्ट आई थी ना, वो इस तरह से थी 60, 80, 90 एंड 100,000 रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, लेकिन ये तो दिसंबर तक की थी। जो दिसंबर में नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने सेल किए हैं ना, ये उनकी सेलिंग कॉस्ट है। जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या वो दिसंबर में सेल हो रहा है? उसे कब सेल होना है? जनवरी में सेल हो जाना है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में सेल हो जाना है। सेलिंग कॉस्ट तो तब भी आएगी, लेकिन ये वाली नहीं हो। अब इसमें 10% का इंक्रीज आ जाएगा। तो एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए जो हम लोगों ने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देखनी होती है, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तो उसमें 10% का इंक्रीज आएगा। ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, in computing the amount of closing inventory that should be reported in the statement of financial position as on 31st December 2003। अब ये थी इसकी रिक्वायरमेंट, इसके साथ चाहे लिख लो रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st दिसंबर 23 में अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू क्या बतानी है। तो हम लोगों ने क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। ऑलराइट, क्या क्वेश्चन समझ आया थोड़ा बहुत? अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए भाई, हमसे जब पूछा जाता है ना कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहला काम क्या होता है? मुझे यह बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी, और वो उसने डायरेक्ट बता दिया। कैसा है? दूसरी चीज, मुझे यह पता हो कि उन यूनिट्स की कॉस्ट क्या है। अब मुझे कॉस्ट नहीं बताई गई, लेकिन कॉस्ट किस तरह डिटरमिन करनी है मुझे वैल्यूएशन मेथड बता दिए गए। तो मैं इनकी कॉस्ट को, इन मेथड्स को अप्लाई करते हुए कॉस्ट को फाइंड करूंगा। तो कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास तमाम मेरी क्लोजिंग स्टॉक की। फिर मैंने उसमें एनआरवी की कैलकुलेशन देखनी है, तो मैं एनआरवी की एडजस्टमेंट्स भी करूंगा साथ। ऑलराइट, एनआरवी की एडजस्टमेंट्स करेंगे। फिर देखेंगे कि कॉस्ट और एनआरवी में से जो भी किसी प्रोडक्ट के लिए लोअर वैल्यू होगी, हम उसके ऊपर उसको लेकर जाएंगे। डन। तो इस काम को किया जाएगा कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल 8, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखें, अब प्रेजेंटेशन वगैरह भी आप लोग इसी इसी तरह से देख लीजिएगा कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। उसके लिए अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने जाके लिखनी होती है इसकी कॉस्ट, कि हमारे पास इन तमाम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक और उसके मुताबिक जाके जरा वर्किंग करेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स में किसी किस्म का कोई डाउट या किसी किस्म के उसने एडजस्टमेंट कही हो? नहीं। तो अब हमने ना इसकी कॉस्ट को डिटरमिन करना है। तो कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे कि इन 5 था, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट ए के ऊपर। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो प्रोडक्ट ए के 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या कहा गया है कि इसके लिए मेथड कौन सा हम लोगों ने अप्लाई करना है? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कैसे आता है हमारे पास? अब वेटेड एवरेज है, तो इन्वेंटरी सिस्टम तो बता ही नहीं गया कि कौन से वाला है। तो कौन से वाला है? परपेचुअल होता है। लेकिन परपेचुअल में तो हमने कहा था कि फिर इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाया करो। लेकिन इन्वेंटरी लेजर कार्ड उस टाइम पर बनता है जब हमें डेली बेसिस की परचेजेस, मतलब प्रोडक्शन और जो सेल्स हैं उनका पता हो। तो क्या आपको पता है कि डेली कितनी की सेल्स हुई? नहीं, तो इन्वेंटरी लेजर कार्ड नहीं बन सकता। तो आप लोगों ने वो जो पीरियोडिक सिस्टम वाला मेथड होता है ना, एवरेज को फाइंड करने वाला, अब आप लोगों ने वही अप्लाई कर देना।
तो एवरेज को फाइंड करने के लिए हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे इसको, एवरेज रेट कैसे डिटरमिन करेंगे। सबसे पहली चीज आएगी एवरेज रेट को डिटरमिन करने के लिए कि आपके पास ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 10,000, उनकी कॉस्ट क्या है 70,000। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास आके रिकॉर्ड करना है। ये हम लोग जरा वर्किंग नोट्स में चले गए, यहाँ पर इधर हम लोगों इनकी एनआरवी लिख लेंगे, कॉस्ट एनआरवी, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे विच एवर इज लोअर, उन दोनों में से उनको सिलेक्ट कर लेंगे जो लोअर होगी, तो ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इसकी वर्किंग के लिए हम लोग यहां पर आ गए, वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी दोनों भी हो सकती है हमारे पास। अब अगर ए की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 10,000 यूनिट और इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास बन रही है 70। 10,000 टोटल वैल्यू बन रही है 70। अब नंबर ऑफ पर यूनिट कॉस्ट नहीं बताई गई तो लिखने की जरूरत नहीं है आपके। फिर आपने ये देखना है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए। 50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आई 400,000। तो आप लोग यहां पे लिख दोगे 50,000 और टोटल कॉस्ट आ गई 400,000। अच्छा ये ऐसा नहीं है जैसे कल के लेक्चर में हम लोगों ने किया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एवरेज रेट को फाइंड करने के लिए, तब परचेजेस नहीं हो रही प्रोडक्शन हो रही है, तो प्रोडक्शन यूनिट्स उनकी वैल्यू आ गई है। बात क्लियर। तो अवेलेबल फॉर सेल आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 60,000 और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई 470। यहां से आप लोग फाइंड करोगे एवरेज रेट। एवरेज रेट इज इक्वल टू 470,000 डिवाइडेड बाय 67 पॉइंट। अच्छा ये जो भी वैल्यू आई है ना इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करवा दो क्लोजिंग स्टॉक से। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी, इज इक्वल टू, अब ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं 5,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आई थी एज इट इज वही उठा लो, तो वैल्यू क्या आ जाती है 167। 39। अच्छा आपने 7.83 से मल्टीप्लाई किया टोटल से किया, टोटल से ही मैंने कहा था कि टोटल से मल्टीप्लाई करवा दो, राउंड ऑफ ना करो, लिखेंगे राउंड ऑफ करके। लेकिन जैसी आपके पास ये वैल्यू आई थी ना 7.83 जो आगे चल रहा था, बस उसको मल्टीप्लाइड बाय 5,000 करो, तो 39,167। ओके, अब ये आ गई आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, तो यहां पे जाके लिखते हैं 39,167। कहां से पता चला वर्किंग वन। ऑलराइट, अच्छा ये कैसे आया आपके पास, ये है ओपनिंग और ये है आपके पास प्रोडक्शन। प्रोडक्ट ए की वैल्यूएशन कंप्लीट हो गई, क्या हम लोग प्रोडक्ट बी की कॉस्ट को डिटरमिन कर सकते हो, तो बिल्कुल सेम मेथड, क्यों उसके ऊपर भी वेटेड एवरेज था,
तो बिल्कुल सेम सेम प्रोडक्ट बी की कॉस्ट को डिटरमिन करें। अच्छा, वो इस तरह से भी हो सकती है, जैसे अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ए लिख दिया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बी लिख दें, और ओपनिंग और प्रोडक्शन सेम सेम रहेगा। आगे इस टेबल को कंप्लीट कर लो, प्रोडक्ट बी के लिए इसके टेबल को कंप्लीट कर लो, और डाटा है ये वाला आपके पास। तो प्रोडक्ट बी के लिए ओपनिंग वैल्यू 15,000 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 110, 120 नहीं ले लेनी, 15,000, और वैल्यू आएगी हमारे पास 110, 15,000, 110,000। फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बी की टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई 60,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, और कितने वैल्यू 600, 60,000 और यहां पर 600, टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 75,000, और यहां पर वैल्यू 710,000। अच्छा, सपोज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करनी है, तो जरूरी नहीं आप यहां से रेट फाइंड करो, एवरेज है तो आप सिंपली यूं कर लिया करो, 710,000 डिवाइडेड बाय 75,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये रेट फिर फाइंड करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितनी है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो देखो आपके पास वैल्यू क्या बन रही है 94667, ये जाके दिल्ली। ऑल राइट, कोई इशू। अच्छा, अब मुझे बताएं प्रोडक्ट सी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, मुझे इसके क्लोजिंग यूनिट 15,000 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए, और प्रोडक्ट डी के 24,000 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए, लेकिन मेथड कौन सा है हमारे पास, फाइफो मेथड। तो कैलकुलेट करके बताना कैसे आएगा, मैं आपको नहीं बता रहा कि इसको किस तरह से करना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग खुद से जरा सोचो, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट सी की कॉस्ट बताएं 15,000 यूनिट्स की, कि किस तरह से मुझे कैलकुलेट करनी चाहिए अगर फाइफो मेथड हो तो। जब आपसे कहा गया कि फाइफो मेथड है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने बिल्कुल रीसेंट परचेजेस देखनी थी, तो परचेजेस तो थी नहीं, तो लाजिम बात है जो यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रोड्यूस किए हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री उन यूनिट्स में से रखी हुई है, तो ओपनिंग देखने की जरूरत नहीं थी। यहां पर जाना था आप लोगों ने, ये प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब ये वैल्यू आएगी प्रोडक्ट सी। इसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो है हमारे पास 825,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 165,000। ऑलराइट, और प्रोडक्ट डी के लिए 165,000। डी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, क्या उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट देखें, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डी इज 1.2 million, 1200,000 divided by number of units produced 100,000 multiplied by closing stock number of units।
तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 288,000। जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में किसी को कोई इशू? 288,000। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्लियर? अच्छा, अब यहां पे देखें कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये तो था हमारे पास, उसकी अभी जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक देंगे हम। फर्स्ट वन इज 39167, क्या हम लोगों ने यही रखा हुआ था? फर्स्ट प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी का देखें 94,667, प्रोडक्ट सी के लिए देखें 165,000 और प्रोडक्ट डी के लिए देखें 288,000। ऑल क्लियर? अच्छा, अब हम लोगों ने जो एफर्ट्स पुट करनी है वो हमारे पास आएंगी एनआरबी की कैलकुलेशन के लिए, और हर प्रोडक्ट की अलग अलग से हम लोगों ने एनआरबी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। नीचे भाई वर्किंग वगैरह के आपके मेथड्स अपने अपने हो सकते हैं, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली इसी मेथड पर ही चलना है। एनआरबी, तो एनआरबी की जब कैलकुलेशन पे जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ए को। अच्छा, चाहे प्रोडक्ट ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, उसमें अगर आप लोग देखें तो इजी सा मेथड जो हमारे पास आ रहा है, इसके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं। प्रोडक्ट ए के क्लोजिंग स्टॉक के टोटल नंबर ऑफ यूनिट 60,000। क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं, एनआरबी क्लोजिंग स्टॉक का देखा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इसका कितना है? 5,000। ये देखिए आप इस तरह से करें, 5,000 ऑफ प्रोडक्ट ए। अच्छा, बी के कितने हैं? बी का क्लोजिंग स्टॉक 10,000। सी का क्लोजिंग स्टॉक 15,000। डी का क्लोजिंग स्टॉक 24,000। ये है आपके पास टोटल यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक, और ब्रैकेट्स में लिख दो यूनिट्स। अच्छा, इन टोटल्स में अगर आप लोग देखें तो कुछ ना कुछ आपको डैमेज भी मिल रही हैं। अब आपने क्या करना है कि इनकी ना तमाम की दो दो क्लासिफिकेशन कर लें, कि गुड यूनिट्स को अलग कर दें और डैमेज यूनिट्स को अलग कर देना है। तो इस 5,000 में देखें आपको डैमेज यूनिट्स कितने मिले? 300। तो वो 300 यूनिट्स को हम अलग से डील कर लेंगे और रिमेनिंग 4,700। ऑल राइट, इसी तरह से 10,000 यूनिट्स को देखो। 10,000 यूनिट्स में डैमेज यूनिट्स कितने हैं? 600, और 9,400 गुड यूनिट्स हो जाएंगे। फिर इस 15,000 में अगर देखें 800 और रिमेनिंग 14,200 गुड हो गए। 24 में देखें जी 1,500, 22,500 गुड हो गए। ऑल राइट। अच्छा, अब यहां पे देखें एनआरबी की कैलकुलेशन के लिए किन चीजों की जरूरत होती है आपको? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की जरूरत है, तो आप लोगों ने यहां पे लिखना है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ईएसपी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अच्छा, उसने कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि डैमेज यूनिट्स की जो सेलिंग प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगी, कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं। उसने क्या कहा है कि मैं डैमेज यूनिट्स को रिपेयर करूंगा लेकिन सेल उसी प्राइस पर ही करूंगा। ऐसा ही है ना? तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर देखें तो चाहे गुड है चाहे डैमेज है, प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है? 10। बी की
12, सी की और डी की ये जाके अपने पास लिखेंगे, लेकिन हर यूनिट के नीचे अलग अलग 10, 12, यहां पर भी 12, यहां पे 12.5 एंड 12 ओके हो गई ये बात, क्लियर। अच्छा अब देखें नेक्स्ट उसने क्या कहा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर हमारे पास क्या आ रही है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर, ये इसमें से लेस हो जाए, और ये कॉस्ट टू रिपेयर सिर्फ डैमेज यूनिट्स के लिए है, गुड यूनिट्स ने रिपेयर नहीं होना। अब यहां पर देखें आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी, 3, 2, 2.5, 3.5, 3, 2, 2.5 एंड 3, ये डैमेज यूनिट्स के नीचे लिखना 3.5, और ये इसमें से लेस कर दें, ये पर यूनिट के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन चल रही है। अच्छा फिर हमारे पास आ जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ये भी इसमें से लेस हो जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। अब हमें तो ये वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल गिवन थी, हमें पर यूनिट बताया ही नहीं गया था कि एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल हमारे पास क्या हो। इसके लिए फिर आपको जरा वर्किंग करनी है, एस्टिमेटेड वर्किंग 3, कॉस्ट टू सेल। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल डिटरमिन करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी के कितने कितने यूनिट्स सेल किए हैं हमने। ऑलराइट, अब ये कैसे वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट ए के लिए ओपनिंग स्टॉक इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक कितने थे ए बी सी डी के जी, 10, 15, 20, 25, 10,000, 15,000, 20 एंड 25,000। इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स जी, प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट प्रोड्यूस किया हम लोगों ने, 80, 50,000, बी के, सी के 75,000, डी के 100,000। ये आपके पास आ जाएंगे अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। तो प्रोडक्ट ए अवेलेबल फॉर सेल 60,000, बी 75,000, सी 95,000, डी के लिए 125। क्लियर, हाँ, और इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अगर यूनिट सोल्ड गिवन हो तो यूनिट सोल्ड लेस कर देते तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाता,
अब अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो लेस कर दो तो यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ रही हैं? ए के 5000, बी के लिए 10,000, सी के लिए एंड 24,000। ओके, तो हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए? यूनिट्स सोल्ड। प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट सेल हुए? 55 नहीं, ये 5,000 नहीं, 55,000। बी के 65,000, सी के 80 नहीं है, और डी के 101। ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने सेल की है। यहां तक किसी को कोई इशू, कोई बात पूछनी हो? ऑल क्लियर? अच्छा, अब देखें इन यूनिट्स को सेल करने की सेलिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है? सेलिंग कॉस्ट इन टोटल कितनी आ रही है हमारे पास? फर्स्ट के लिए देखें 60,000, जी 80, 90 एंड 100,000। ऑलराइट, अब आपके पास सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट आ सकती है यहां से। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब आपने बताना होगा कि भाई कैसे आए। तो आप इसको ये देखें, ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, और यहां पर बता दें बी डिवाइडेड बाय ए। ऑलराइट, ये बेस्ट फार्मूला है, मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही पे बता दें कि ये भाई ये ए है या बी है, बी को ए के साथ डिवाइड कर दो तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाए। अब क्या वैल्यू आ रही है? 1.09। नेक्स्ट वन इज 1.23। अब थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस चलेगा। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज अच्छा, ये देखिए, ये है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट जो आप कर चुके हो, जबकि आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी सेल होना है, लेकिन वो सेल नेक्स्ट मंथ में होगा, उसके ऊपर ये वाली सेलिंग कॉस्ट नहीं आनी। तो उसके लिए जो एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट हमारी होनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, वो इसका 10% इंक्रीज करेंगे। मतलब इस वैल्यू को आप लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय 110%, मल्टीप्लाइड बाय 110%, मतलब 1.1 कर दो इन तमाम वैल्यूज को, तो एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम नाम दे देंगे सी का, सी मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 1.9, 1.1, 1.199। अच्छा, अब अगर आपको जरा मजीद एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होना, तो फिर ऐसे ही है कि 60,000 को कैंसिल कर दो, राउंड ऑफ, 60 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो 199 मतलब 1.2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। ओके, नेक्स्ट वन इज
1.35 35 को डायरेक्ट 4 नहीं कर रहे। एक डेसिमल पॉइंट तक अच्छा, ये देखो मैं कह रहा था आप इस तरह करो, 80 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 1.353 तो 1.35 बस लिख देते हैं। तो आप क्या कह रहे थे? नहीं, वो 19 था तो वो 20 हो गया है ना, 1.199 बोला था ना, तो वो राउंड ऑफ करके 20 बन जाएगा ना, 19। अच्छा नेक्स्ट बताएं। 237 जी, नेक्स्ट 1। ऑलराइट, ये है एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, और ये आप इधर लेकर चले जाओगे वर्किंग 3 जी। और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट चाहे डैमेज आइटम है चाहे गुड्स, हर किसी पर अप्लाई होगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट आ रही थी 1.20। हाँ जी, सेकंड के लिए हमारे पास आ रही है वैल्यू 1.35। प्रोडक्ट सी के लिए है 1.24, और प्रोडक्ट डी के लिए 1.1, और इसमें भी लेस हो जाना है। हाँ जी, क्लियर क्लियर। अच्छा अब इधर देखें, इस 300 यूनिट्स के लिए एनआरबी की वैल्यू, एनआरबी इन 300 यूनिट्स के लिए एनआरबी की वैल्यू 5.8, 9 10 8.65। next one is 10.65। हाँ जी, नेक्स्ट 8.26। हाँ जी, ये एनआरबी पर यूनिट हमारे पास आ गई है। ये बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा अब टोटल एनआरबी क्या होगी इन तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए अगर देखें तो एनआरबी की वैल्यू 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 300 1740 and 8.8 multiplied by 4700 41,360। फिर 8.65 मल्टीप्लाइड बाय 600 5190। 10.65 multiplied by 9500
सॉरी 9400 813 10.65 multiplied by 9400 100 8.26 multiplied by 800 6608 हाँ जी 10.76 multiplied by 14200 152 7.9 multiplied by 1500 850 11.4 multiplied by 22,500 256 ओके यहां तक की कैलकुलेशन समझ आ रही है। अच्छा अब यहाँ पर भी ना हमने हर आइटम के लिए अलग अलग कॉस्ट मतलब इसको मर्ज करके इस INRV को ना कॉस्ट के साथ नहीं रिकॉर्ड कर सकते, नहीं देख सकते। मुझे गुड आइटम के लिए अलग से कॉस्ट को देखना पड़ेगा और मुझे डैमेज आइटम के लिए कॉस्ट अलग से देखनी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना तो प्रोडक्ट ए के एक यूनिट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही थी, यहाँ पर देखें ये जो रेट हमने फाइंड किया था प्रोडक्ट ए का एक यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ रही थी हमें 7.83। अब यहां पर देखें जो उसके डैमेज आइटम है वो जा रहा है 5.8 पे, लेकिन उसके जो गुड यूनिट्स हैं उनकी NRV जा रही है 8.8 पर। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसके डैमेज आइटम्स हैं वो जाएंगे 5.8 के मुताबिक। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में जो उसके डैमेज यूनिट्स हैं वो जाएंगे 5.8 के मुताबिक, जबकि जो उसके गुड यूनिट्स हैं वो जाएंगे वो पुरानी अपनी कॉस्ट के मुताबिक 7.83 का। क्लियर क्लियर। बस इसके सॉल्यूशन को ना हम यहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते थे कि आप यहां पे कॉस्ट लिख लें, इसकी कॉस्ट। अब इसकी कॉस्ट अलग अलग से भी हो सकती थी, अदरवाइज पर यूनिट कॉस्ट अगर देखें, ये देखें इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी। अच्छा टोटल में लेके चलें या टोटल में लेके चलते हैं, क्योंकि NRV हमारे पास इन टोटल मौजूद है तो वैल्यूज की कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल में लेके चलें तो हमारे पास ये वाले यूनिट 300 यूनिट्स की अब कॉस्ट हमने फाइंड करनी हो तो सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे 470 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 300 के लिए अलग से कॉस्ट फाइंड कर लें। इससे पहले हम लोगों ने 5000 की कंबाइंड कॉस्ट फाइंड की हुई है, लेकिन अब हम लोग कंबाइंड पे नहीं चलेंगे। अब हम लोगों ने चलना है इसमें से 300 यूनिट्स की अलग से कॉस्ट फाइंड करेंगे। 300 यूनिट्स की कॉस्ट क्या आ रही है, नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आई। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट पर यूनिट वो हमारे पास आ रही है 7.83। इससे पहले तो हमने मल्टीप्लाइड बाय 5000 इन टोटल कर लिया था ना। अब इस 5000 के हमने टू पार्ट्स बनाए हुए हैं, डैमेज गुड्स एंड गुड आइटम। तो डैमेज की कॉस्ट अलग से फाइंड कर लो और गुड की कॉस्ट अलग से फाइंड कर लो, मतलब 5000 की इकट्ठी कॉस्ट ना देखो, डैमेज को अलग कर लो गुड को अलग कर लो। तो जब 300 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 2350। वो मतलब आपने उस टोटल को देखना है ना इस तरह 470। हाँ ऐसे ही ऐसे ही। अब ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 470,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 300 2350।
अरे इधर ही 300 की जगह पे 4700 कर दो। जहां पे 300 मल्टीप्लाई किया था वहां पे 4700 को मल्टीप्लाई कर दो। 36 अब बेसिकली वो जो आपने मुझे पहले कॉस्ट बताई थी ना, ये वाली 39167, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2350 एंड 36817। अब ये मिलकर वही कॉस्ट बन जाएगी 81। नहीं नहीं, 1000 में है ना वैल्यू, 39,000 थी ना, तो यहाँ पर बाकी फिर ये 36,000 बच जाएगी। ओके ओके। अच्छा अब नेक्स्ट देखो। तो प्रोडक्ट बी के लिए जो आप लोगों ने वैल्यूएशन देखनी थी, उसके लिए प्रोडक्ट बी यहां पर देखें, हम इसको बिल्कुल ऐसे ही लेके चलेंगे। कैलकुलेटर पे आए, फ्रैक्शन 710,000 डिवाइडेड बाय 75,000, जो भी ये वैल्यू बनेगी, मल्टीप्लाइड बाय, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो डैमेज आइटम, और डैमेज आइटम्स कितने हैं 600, ये वैल्यू बन गई 5680, 5680। ये बात क्लियर। अच्छा फिर हम लोग यहां पर आएंगे, तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास, इसकी कॉस्ट हमारे पास क्या बन जाएगी, मल्टी सिर्फ इधर आकर मल्टीप्लाई अब कर देना है हमने इसको 9400 से, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 88987। यही फाइंड की थी, तो यही कॉस्ट आई थी आप लोगों की। नेक्स्ट देखें, फाइफो मेथड था सी के ऊपर, तो इसके लिए आप देखें एक यूनिट आपके पास बन रहा था 825, हाँ 11 रुपीज का, 11 इंटू 800, 8800, एंड 11 इंटू 14200, 156200। ओके 156200 है। अच्छा ठीक है ओके। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एक यूनिट हमारे पास बन रहा था 12 रुपए का, 12 12, 12 इंटू 1500, 18,000, एंड 12 इंटू 22,500, 270,000। ओके। अच्छा अब आके आपने कंपैरिजन कर लेना था। कंपैरिजन में यहां पर देखें एनआरबी एंड कॉस्ट में से विच एवरेज लोअर, तो इन दोनों में से लोअर 1740, इन दोनों में से लोअर कॉस्ट। ओके, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट ए की टोटल, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो प्रोडक्ट ए की टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी 385557। ओके नेक्स्ट, प्रोडक्ट बी, डैमेज यूनिट्स रिकॉर्ड करेंगे 5190 पर, और गुड यूनिट्स रिकॉर्ड करेंगे उनकी कॉस्ट पर, इन दोनों को ऐड कर लें 94157। ओके नहीं यार 177 ही आ रहा हम यार।
94,177। अच्छा, प्रोडक्ट सी की तरफ गए। प्रोडक्ट सी में ये और ये, अब इन दोनों को ऐड करें तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या बन रही है। इनका टोटल क्या है आपके पास, प्रोडक्ट सी 159 and the value of product D is, यहां पर ये और ये, तो फिर से बोलें। हाँ, 350। ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी। अच्छा, अब इनका थोड़ा सा सोल्यूशन का मेथड चेंज हो सकता है, लेकिन चीजें बिल्कुल वैसी वैसी ही थी हमारे पास कि सबसे पहले यूनिट सोल्ड उसने ड्यूरिंग द ईयर फाइंड किया, तो हम लोगों ने भी ये फाइंड कर लिए होंगे, तो ये फर्स्ट टेबल आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो इन्होंने ना कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे, कि ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बन जाएगी आप लोगों के पास। तो उन्होंने ना ये यहाँ पे फाइंड कर दी, एज सच अभी कोई जरूरत नहीं थी। फिर वो गए यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड करने, तो कॉस्ट हम लोगों ने डिटरमिन कर ली थी। अब ये कॉस्ट कैसे डिटरमिन की, यहां पर उन्होंने कहा वेटेड एवरेज में ये जो फाइंड की थी, उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल उठाओ प्रोडक्ट ए की, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल और मल्टीप्लाई कर दो क्लोजिंग स्टॉक के साथ, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने अलग से सबसे पहले ही फाइंड करनी थी, वेटेड एवरेज रेट फाइंड किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया क्लोजिंग स्टॉक के साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो आपको वैल्यू का पता चल गया। फिर जो फाइफो मेथड के लिए उसने हमें बता दिया कि आपने प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक करना है, तो आपको सी और डी की कॉस्ट का पता चल जाएगा। ये क्लियर। अच्छा, जो ओके है, अब जो इश्यू आया ना वो इधर आया एनआरवी की कैलकुलेशन पर। एनआरवी की कैलकुलेशन में ये देखिए सेल प्राइस हमने एज इट इज लिखी हुई थी, जहां पर उसने कहा कि देखो नंबर ऑफ यूनिट्स आप हम लोगों ने सेल कितने किए, टोटल सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या किया क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट ए का। अभी उन्होंने ऐसे किया कि 5000 नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग पर यूनिट के हिसाब से चले थे, उन्होंने वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को इन टोटल देख लिया, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 50,000। इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 करें तो उससे हमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या मिल जाना है 120,000 का। गॉट इट, मतलब सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स का, तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ गई। फिर सेलिंग कॉस्ट हम लोगों ने पर यूनिट फाइंड की हुई थी, लेकिन उसने पर यूनिट नहीं फाइंड की, उसने इन टोटल जाके देख ली, लेकिन देखा इसने बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने देखा। अब देखो हम लोगों ने जाकर 6 रुपीज पर यूनिट का हिसाब देखा होगा, ये उसने 6,000 इन टोटल किया ना। अब देखें हमारे पास पर यूनिट क्या आ रही थी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए 5,000, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 करना इज इक्वल टू 6,000, ऐसे ही है ना। तो इसने जाकर इन टोटल सेलिंग कॉस्ट दी, मैंने पर यूनिट लिखी थी 1.2, मैं पर यूनिट के हिसाब से एनआरवी कैलकुलेट कर रहा था, ये जो एनआरवी कैलकुलेट कर रहा है ये इन टोटल कर रहा है। गॉट इट। तो अब सिर्फ इतना सा फर्क था, अब जैसे मेरे पास 1.35 एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, लेकिन प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद थे 10,000, तो 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 वैल्यू आ जाएगी 13,500। ये देखो ये आ गई 13,000, बाकी थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। क्लियर। तो ये इस तरह से आ गई। फिर उसने कहा रिपेयर कॉस्ट, तो रिपेयर कॉस्ट मैंने पर यूनिट हम लोगों ने ली हुई थी, उसने वो जो डैमेज यूनिट्स थे उनसे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट लिख दी, तो तमाम यूनिट्स के उसके पास एनआरवी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई। फिर उसने उसको कॉस्ट के साथ कंपेयर करवाया,
तो उसमें से जो आपके पास वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो ये वाली हमारे पास। ऑल राइट, ओके। चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। इस एग्जाम्पल को दोबारा जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह न्यू कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर से रेलिवेंट। अल्लाह हाफिज।